चलो ये 19 क्वेश्चन देखते हैं। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और डिसेंट सा क्वेश्चन है। सिंपल एरिया ऑफ ट्राइंगल्स और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम, है ना। फिगर बनाते रहते हैं साथ साथ। लेट्स से दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD, ठीक है। फिर कह रहे हैं E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC, ठीक है। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं E एंड दिस पॉइंट इज लेट्स से F, ठीक है। फर्दर कह रहे हैं ये द लाइंस EC एंड DF, है ना। ये EC एंड दिस DF दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P। चलो इस पॉइंट को P मान लेते हैं। एंड आगे कह रहे हैं कि दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग 4 ट्राइंगल्स APB, ठीक है। एक ट्राइंगल है APB, ठीक है, APB BPC जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, CPD एंड DPA, ये 4 ट्राइंगल्स है, ठीक है। अब हमें कह रहे हैं इफ द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ABC का एरिया अपने को गिवन है, ABCD का 100 पैरेललोग्राम का, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ ट्राइंगल अमंग दीज ऑफ अ ट्राइंगल अमंग दीज 4 ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये जो 4 ट्राइंगल्स बनी है ABP, PBC, DPC और APD, इनमें से जिसका एरिया सबसे बड़ा है वो वाला हमें निकालना है एरिया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। E मिड पॉइंट है तो APE के एरिया को हम मान लेते हैं x यूनिट्स, ठीक है। अब क्योंकि E मिड पॉइंट है तो BEP इस ट्राइंगल का एरिया भी x होगा, बिकॉज हाइट सेम है और बेसिस इक्वल है। सिमिलरली इस छोटे से एरिया को हम मान लेते हैं y, तो ऑब्वियसली ये वाला भी y होगा, बिकॉज अगेन फ्रॉम द सेम लॉजिक कि F आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। अब देखो, क्या आप ये देख पा रहे हो कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं बात करता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल CEB का, एरिया ऑफ ट्राइंगल CEB का, ठीक है, ये 1/4 होगा किसका, ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये एरिया ऑफ जो EBC है ट्राइंगल, ठीक है, उसका एरिया 1/4 होगा ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। रीजन हाइट सेम है, बेस EB है और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा, तो एक फैक्टर हाफ की वजह से, और EB जो है वो ऑब्वियसली AB का आधा है, ठीक है। और ABCD का अपने को एरिया गिवन था, तो ये बन जाएगा 1/4 ऑफ 100 विच इज 25। एंड व्हाट इज दिस CEB? CEB हमारा दिख रहा है क्लियरली, दैट इज x + 2y, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आती है हमारे पास, x + 2y = 25, ठीक है। अच्छा, सेम लॉजिक से, अगर मैं सेम लॉजिक से बात करूं, क्या आप मुझे बता सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल CDF, ये वाली जो ट्राइंगल है CDF, देखो सेम लॉजिक से ये भी 1/4 होगा किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, बिकॉज यहाँ पे CF आधा है ना, सेम लॉजिक से, राइट। तो ये जो CPD का एरिया, इस एरिया को मैं लिख पाऊंगा दैट शुड बी 25 - y, ठीक है। ये एरिया y था तो वो 25 - y होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और बताओ मुझे, अगर मैं ये बोलूं आपको कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APB का एरिया, है ना, प्लस ऊपर वाली अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं DPC, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया, APB का एरिया और DPC का एरिया, ठीक है, इन दोनों के ट्राइंगल्स का एरिया का सम हाफ ऑफ पैरेललोग्राम होना चाहिए, 50 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज देखो, बेस AB और CD दोनों में सेम है, हाइट H1 और H2, H1 + H2 पैरेललोग्राम की हाइट हो जाएगी। ट्राइंगल के एरिया में हाफ का फैक्टर आता है, तो वो हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम हो गया विच इज 50, ठीक है। अब क्या आप मुझे APB का एरिया बता सकते हो? दैट इज 2x प्लस DPC का एरिया कितना है? हमने अभी लिखा था 25 - y, दैट इज इक्वल टू योर 50, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी लीनियर इक्वेशन आती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये बनता है 2x - y = 50, ठीक है। अब इन दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू 25, यस, इक्वल्स टू 25, ठीक है। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो y की वैल्यू अपने पास आती है 5 एंड x की वैल्यू आ रही है कितना आ रही है 15, राइट। y आता है 5, x आ जाता है 15। आप इसे चेक भी कर सकते हो, है ना, यही बन रहा है, यस, ठीक है। y की वैल्यू आती है 5, x की वैल्यू आती है 15। तो अगर अपन एरियाज लिखना स्टार्ट करें, तो APB जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल APB, इसका एरिया कितना आ जाएगा? इसका एरिया 2x है, तो इसका एरिया हो गया 30, ठीक है। अगर हम ट्राइंगल BPC की बात करें, ट्राइंगल BPC, इसका एरिया कितना हो जाएगा 2y, जो कि हो गया 10, राइट। अगर हम ट्राइंगल बात करें DPC की, एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC,
वो कितना है 25 माइनस 5 और y का वैल्यू अपना 5 आ चुके, तो ये बन गया 20। ठीक है, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बच गया ए पी डी वो कितना होगा, वो 100 माइनस बाकी सबका सम 60 है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीडी कितना आ गया 40। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 40, क्योंकि हमसे पूछा गया था मैक्सिमम एरिया अमंग दीज 4 ट्राइंगल्स, तो मैक्सिमम एरिया कितना आ रहा है, दिस इज क्लियरली 40। कुछ बच्चों ने इसमें कुछ सिली मिस्टेक करी है, कुछ बच्चों ने इसका एरिया मैक्सिमम एरिया 50 निकाला है। यार 50 तो देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया 50 होगा तो एक तो साइड एडी है ये, है ना, जो थर्ड वर्टेक्स है वो फिर पैरेललोग्राम के ऊपर लाई कर जाएगा, तो 4 ट्राइंगल्स बनेंगी नहीं, बेसिकली एक का एरिया फिर 0 आना पड़ेगा। तो 50 इज द इनकरेक्ट आंसर, मैक्सिमम आंसर इज 40। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन था जो कि आप देख सकते हो कि सिंपल एरियाज पे बेस्ड है यार, 2 लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोहित सर लेंगे। तो बच्चों ये 20th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो जैसा आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है वर्क टाइम के क्वेश्चन है, यहाँ पे द बेस्ट वे जनरली ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, वर्क आवर्स, बेसिकली मैन आवर्स की टर्म में हम अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। अ ग्रुप ऑफ वुमेन वर्किंग टुगेदर एट द सेम रेट कैन बिल्ड अ वॉल इन 45 आवर्स। तो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से टोटल देयर आर n women। ठीक है, ग्रुप जो है दैट ग्रुप हैज n women। तो टोटल मैन आवर्स की बात करते हैं, टोटल वर्क जो अपना वर्क है जो वॉल बनानी है तो उसका वैल्यू कितना है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स। ठीक है, तो वो कितना हुआ, n women है, दे वर्क फॉर 45 आवर्स टुगेदर, राइट। सो 45 टाइम्स n, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट वॉल। ठीक है, अब क्या आगे बोला है, व्हेन द वर्क स्टार्टेड ऑल द वुमेन डिड नॉट स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। ठीक है, सबने इकट्ठे काम स्टार्ट नहीं किया, दे जॉइन द वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इक्वली स्पेस्ड, राइट, 1 by 1 एट इक्वल इंटरवल्स, 1 by 1 करते रहे, वन सेट वर्क, ईच वन स्टेड टिल द वर्क वाज कंप्लीटेड। तो जिसने आज शुरू किया वो एंड तक रुका, उस किसी सेकंड वुमेन ने लेट से 5 घंटे बाद शुरू किया तो वो एंड तक रुकी। ठीक है, तो सबने अलग अलग टाइम के लिए काम किया। इफ द फर्स्ट वुमेन वर्कड 5 टाइम्स एज मेनी आवर्स एज द लास्ट वुमेन, तो जो लास्ट वुमेन ने जितने घंटे काम किया, ऐसा नहीं है लास्ट वुमेन के बाद थोड़ी कुछ देर और भी तो काम किया होगा, और उसकी भी वैल्यू लेट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से जो लास्ट वुमेन है वर्क फॉर x आवर्स, लेट्स से उसने x आवर्स के लिए वर्क किया। तो नाउ वी कैन ऑल्सो एज्यूम कि x से पहले जो उससे पहले जिसने वर्क किया होगा उसने x प्लस p आवर्स के लिए किया होगा। दैट डिफरेंस इक्वली स्पेस जो है, दैट डिफरेंस हम p आवर्स का मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये यहां से शुरू करते हैं। अब टोटल मैन आवर्स कितना वर्क हुआ वो काउंट करते हैं। तो जो लास्ट वुमेन है शी वर्क फॉर x आवर्स, तो उसने कितना काम किया, x आवर्स का काम कर दिया। ठीक है, प्लस उसके एक ही वुमेन है तो उसने x आवर्स काम किया, तो उसका वर्क x मैन आवर्स हो गए, राइट। जो उससे पहले वुमेन रही होगी उसने x प्लस p आवर्स के लिए काम किया, तो उसका वर्क कितना हो गया, x प्लस p, है ना। सो ऐसे ही उससे पहले x प्लस 2p। सो आप ये समझ पा रहे हो कि ये एक सम ऑफ AP बन रहा है। तो ये कहां तक जाएगा, जो फर्स्ट वुमेन थी जिसने शुरू किया काम, उसकी वैल्यू दी हुई है, शी वर्क फॉर 5 टाइम्स एज मेनी आवर्स द लास्ट वुमेन। हमने बोला लास्ट वुमेन ने x आवर्स के लिए काम किया, तो फर्स्ट वाले ने कितनी देर किया होगा, 5x। ठीक है, सो प्लस 5x, उसने 5x अमाउंट ऑफ वर्क किया। ठीक है, सो बेसिकली इन AP जिसका कॉमन डिफरेंस p है दैट विल नॉट बी यूज्ड। अब देखना इसमें, तो फर्स्ट टर्म x है, लास्ट टर्म 5x है, एंड हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर, जितनी विमेन है, क्योंकि फर्स्ट वुमेन सेकंड वुमेन ऐसे, दीज आर n टर्म्स। ठीक है, एज मच एज द नंबर ऑफ वुमेन। ठीक है, एंड दिस टोटल अमाउंट ऑफ वर्क शुड ऐड अप टू टोटल मैन आवर्स, दैट इज 45n। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर दें। द सम ऑफ एन AP, जिसकी फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, है ना, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स n by 2 इंटू a प्लस l, x प्लस 5x। सो दैट इज वाई हमें ये p ढूंढने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, एंड दिस एड्स अप टू 45n। तो जैसा कि आप देख सकते हो दिस n विल एक्चुअली गेट कैंसल्ड, तो यहां से 6x विल कम आउट टू बी 90 एंड x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 15। सो हमें x की वैल्यू मिल गई कि लास्ट वुमेन ने कितनी देर काम किया। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या था, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द फर्स्ट वुमेन वर्क,
फर्स्ट वुमेन ने कितने देर काम किया 5x, सो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 5x की, एंड दैट इज सिंपली 75, 5 into 15, राइट? सो 5x विच इज 75, सो 75 इज द आंसर, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभय सर कराएंगे. Let us move on to the next question. So this was a very tricky question, very tough one as far as calculations are concerned. ठीक है, so calculation की काफ़ी simple भी हो जाती हैं. So let us read the question. A total amount of n,000 rupees is given to 3 persons ABC every year, each being given an amount proportional to her age. ठीक है, so n,000 rupees है, हर 3 बंदों को distribute हो रहा है हर साल, and proportionality obviously as per the age हो रहा है. ठीक है, in the first year A got half the total amount. ठीक है, so let अगर n,000 rupees है, n,000 rupees है, let n be the n,000 rupees है, so A, B and C इसकी पेमेंट्स देखते हैं फर्स्ट ईयर में. फर्स्ट ईयर में, सो फर्स्ट ईयर में n,000 अगर है तो इसको n/2000 मिला होगा. फर्स्ट ईयर में ए को n/2000 मिला होगा, बी को मान लेते हैं स्मॉल b 1000 मिला, एंड सी को मान लेते हैं बाकी कितना बचा. अगर टोटल n था तो यहाँ पर ऑब्वियसली n/2 माइनस b सी को मिला होगा, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर में इस तरह से पेमेंट हुआ, एंड टोटल ऑब्वियसली टोटल n,000 है, टोटल n,000 है. ठीक है, नाउ when the sixth payment was made, A got 6/7 of the amount she had in the first year. So A के पास 6th year में A के पास कितना हुआ 6/7 times n/2, मतलब A को 3n/7 मिला भैया, A को 3n/7 मिला. B got 1000 rupees less than what she had in the first year, so B got B minus 1000. B got B minus 1000, and C got twice the amount she had in the first year, so C got twice of this would be n minus 2B. So this is the payment they got in the sixth payment. ठीक है, अच्छा ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि इन तीनों का सम n होगा, and this will give us the first equation. So we have 3n/7 plus b minus 1000 plus n minus 2b का वैल्यू कैपिटल N होगा, n is in thousands. तो यहाँ से एक चीज मेरे को मिल रही है बच्चे, that 3n/7 minus b is equal to 1000. So we have a linear equation in n and b. Mind you, we need to find n. So एक linear equation n और b में आगे दो वेरिएबल्स ही हैं, कुछ ज़्यादा वेरिएबल्स लेने की ज़रूरत नहीं है. n और b we have only introduced 2 variables into the system. अब और इक्वेशन, ऑब्वियसली दो वेरिएबल्स हैं, तो वी नीड 2 इक्वेशंस टू सॉल्व, राइट? सो हाउ डू वी फाइंड द सेकंड इक्वेशन हियर? अब हम प्रोपोर्शनलिटी वाला यूज करते हैं चीज. लेट अस यूज द प्रोपोर्शनलिटी हियर. तो प्रोपोर्शनलिटी कैसे करेंगे? सिर्फ दिस इज द अमाउंट ए रिसीव्ड इन द फर्स्ट ईयर, and this is the amount B received, and this is the amount C received in the first year. So let's say proportionality constant in the first year is K, and let's say proportionality constant in the second in the sixth payment is K1. So can I say ages of A? Now ages of A, B and C, A, B और C का age क्या होगा? So A, B और C का ages अगर हम बात करें, let me keep this pace for calculation purposes only. Let's say this will be K, this will be K, and this will be K. Can I say A का age n/2/K है, B का age B/K है, and C का age n/2 minus B/K रहेगा. And if the proportionality constant here is K1, this upon K1, this upon K1, and this upon K1 will be the ages of ABC in the sixth payment. ठीक है, और ये ages हैं ABC की first payment में. तो मैं बोल सकता हूँ कि क्या हुआ, A का एज ऑब्वियसली बड़ा होगा, B का एज बड़ा होगा, C का एज बड़ा होगा, और A और B का जो डिफरेंस है एजेस का वो तो कांस्टेंट होगा ना, सो डिफरेंस ऑफ द एजेस बिटवीन A एंड B फर्स्ट ईयर में कितना है? B/K माइनस n/2/K. This is the difference of the ages between A and B in the first year, and this age difference will be same in the sixth payment year also. So it will be B minus 1000 upon K1 minus 3n/7 K1. तो यहां से बच्चों एक रिलेशन आ जाएगा किसमें? K और K1 में. सो कहना से K/K1, अगर K में K1 उधर भेज देता हूं, सो इट विल बी B minus n/2 upon B minus 1000 minus 3n/2 और 3/7. ठीक है, सो K/K1 का वैल्यू यहां से आ गया एक.
So we got a relation between k and k1. Also, can I also find a similar relation between k and k1 from b age difference between b and c? So अगर मैं b और c का age difference निकालता हूँ, b और c का age difference निकालता हूँ, वहाँ से भी I'll get the same equation. क्या आएगा वहाँ से? So this minus this. So we have, so difference between ages between b and c will be n by 2. Let me change the color of the pen. So we have n by 2 minus b upon k minus b upon k. This, my dear students, will be equal to, this will be equal to n minus 2b upon k1 minus b minus 1000 upon k1. तो यहाँ से भी एक और रिलेशन आ गया मेरे पास k और k1 पे. k upon k1 will be n by 2 minus 2b divided by n minus 3b plus 1000. And can I equate these two? Can I equate these two? So इन दोनों को बच्चों इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो. So we have, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? b minus n by 2, n by it is n by 2 or 7? n by 2. So b minus n by 2 upon b minus 1000 minus 3n by 7 is equal to n by 2 minus 2b divided by n minus 3b plus 1000. ठीक है. अब बच्चों एक रेल चीज हम यूज कर सकते हैं, सिंस ऊपर होमोजीनियस इक्वेशन है n और b में, n और b यहाँ पर 1000 गड़बड़ कर रहा है. So what I'll do is I'll replace this 1000, I'll replace this 1000 by this. तो यहाँ पे दोनों जगह राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो 1000 की वैल्यू है ना, उसको तुम लिख दो 3n by 7 minus b. सिंपल. सो वी विल गेट अ होमोजीनियस इक्वेशन इन n and b on both the sides. और एक सिंपल सा रिलेशन आ जाएगा. वो सिंपल सा रिलेशन क्या है मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, यू कैन सिंप्लीफाई. तो सिंपल सा रिलेशन ये है कि b विल बी इक्वल टू 2n by 5. सो सिंस देयर इज नो स्पेस, तो मैं पहले ही कैलकुलेट करके लेके आया था और ये रिलेशन आएगा b विल बी 2n by 5. यू कैन ऑल सिंप्लीफाई दिस. यहाँ पर दोनों जगह तो 1000 है ना, 1000 को रिप्लेस कर दो बाय 3n by 7 minus b, सो दैट दिस होल सेट बिकम्स अ होमोजीनियस इक्वेशन. और जैसे ही b का वैल्यू 2n by 5 आया बच्चों, यहाँ पर वापस पुट कर दो. सो वी हैव 3n by 7 minus 2n by 5 is equal to 1000. एंड यहाँ से n का वैल्यू अपने आप बच्चों 35 आ जाएगा. n का वैल्यू अपने आप 35 आ जाएगा एंड 35,000 आ जाएगा. सो n इज 35,000. सो n का वैल्यू इनफैक्ट यहाँ पे 35,000 आएगा. सो इट इज गिवन दैट अ टोटल ऑफ n 1000 रुपीज. सो ऑब्वियसली n इज 35 and 35 वाज द करेक्ट आंसर टू दिस वन. एंड अगेन क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, बट सिंस इट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, सो वी हैव केप्ट इट इन द टफ कैटेगरी. आई होप यू एंजॉयड द सॉल्यूशन.